जौहर साहब, जिस तरह से मामलात अभी चल रहे हैं और जो मामलात अब हम देख रहे हैं कि मामलात मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि मुज़ाकरात की टेबल पर एज हासिल करने के लिए ड्रोन चला दो और हमला कर दो एक दूसरे के ऊपर? जहाँ एक तरफ मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ऐसा करना मामलात ख़राब करेगा आपके ख्याल में, या वाकई पोजीशन को मुस्तहकम कर सकता है? जी देखें, हारिस साहब ने ठीक कहा है। ओवरऑल जो है ना, उन्होंने अच्छा अहाता किया जो सिचुएशन का। लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना कि जी वहाँ पे अंदर कोई मुसाद के एलिमेंट्स हैं और उन्होंने फायर कर दिया, ये तो खैर जो है ना कोई इतनी ज़्यादा क्रेडिबल बात नहीं है। क्योंकि ईरान में क्या चल रहा है इस वक्त, उन्होंने एक पर्शियन गल्फ जो है ना वो अथॉरिटी बनाई है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी शायद उसका नाम है। अब वो उन्होंने बनाई है और ये ऐलान कर दिया है कि जी ये तो हम इसको करेंगे, सारा कंट्रोल रेगुलेट करेंगे। इस मायदे में भी एक सेंटेंस आ गया, वो जो नुक्ता था उसमें एक सेंटेंस आ गया कि जी ईरान और जो है ना ओमान वो मिलके इसकी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा वो इंसिस्टेंट थे, वो उस पे आपस में मिलके तो उसके बारे में कोई लायामल तैयार करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है उस वक्त एक कंसेशन उनको दी गई, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पैदा हुई। अब ईरान की हद्दुल वसा कोशिश है कि वो कंट्रोल अपना स्ट्रेट पे ना छोड़े, कि शिपिंग फ्लो तो चले लेकिन उनके डेजिग्नेटेड रूट से, और ये मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि इस चीज़ पे वो खासा ज़्यादा, क्योंकि देखें वो एक नैरेटिव बना चुके हैं ईरान के अंदर कि जी ये स्टेट तो अब हमारी है। फिर दूसरा वो ये भी समझ चुके हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो उस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ ये है कि वो समझते हैं कि ये उनके लिए एक इनकम का भी जरिया बन सकता है, और ये सिर्फ ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में भी है। जाहिर अगर उनको एक इनकम मिलती है इस तरह की, ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट देखें तो नहीं है, टेक्निकल नेशनल इंटरेस्ट में बनता है। और फिर IRGC भी चाहती है उनका भी इनकम का जरिया हो, जो है ना वहाँ पे उनकी भी जाहिर एक बड़ी इस वक्त पावरफुल लॉबी है, जो इस वक्त जो ईरान की अभी जो सियासी सिचुएशन है, तो सारी वजूहात की वजह से ये सारी चीज़ है कि वो किसी तरह, बिकॉज अभी जब शिपिंग फ्लो शुरू हो गया तो ज़्यादातर शिप्स जो है वो ओमान वाली साइड से जा रहे हैं। अब ये ईरान को बिल्कुल जो है ना उनको लगा कि हम तो इसमें रेलिवेंट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर पहले तो वार्निंग्स दी, जब उस पर नहीं बना तो फिर उन्होंने एक सिंगापुर की शिप के ऊपर जो ड्रोन्स फायर किए। अब देखो 4 ड्रोन्स फायर हुए हैं, 3 उसमें से अमेरिकन ने रोके हैं, एक ने हिट किया उसको। तो वो और फिर जाहिर है कि अमेरिकन ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे जवाब में उनको फिर स्ट्राइक्स की उनके उसी ड्रोन और मिसाइल साइट्स पे। अब ये देखिए दोनों साइड्स जो इस वक्त क्या कर रही हैं, ईरान ये शुरू से वो एक टोन सेट कर रहे हैं इस मायदे की, दोनों इस मायदे से निकलना नहीं चाहते, दोनों चाहते हैं कि ये रहे ऐसे ही। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था अपने कमेंट्स में कि ये आसान नहीं होगा, इसमें मुश्किलात बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो तय हुआ है वो अबूरी तौर पे तय हुआ है, कंडीशनली तय हुआ है, कोई फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं है ये। लेकिन इससे भी ये निकलना नहीं चाहेंगे ऐसे। बट ये इस वक्त उनकी कोशिश दोनों साइड की ये है कि एक वो टोन सेट कर दें, कुछ जो है ना बेसिक प्रिंसिपल सेट हो जाए। तो ईरान की कोशिश ये है कि ये जो है ना बेसिक प्रिंसिपल के इस दौरान में जब जितनी भी शिपिंग फ्लो होगा उसमें ईरान की अमलदारी रहेगी, वो अब जो है ना वो इंश्योर हो। दूसरी तरफ अमेरिका की ये है कि अगर ईरान ऐसा करेगा, अगर वो तो फिर वो उनकी तरफ से जवाब आएगा। वो ये भी इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि इसका MOU की जो या सीज फायर के ऊपर या बाकी चीज़ों पे क्या असर पड़ता है, उन्होंने स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, ताकि ईरान को ये क्लियर हो जाए कि अगर वो इस तरह करेंगे तो रिटेलिएशन होगी। सो मैं समझता हूँ कि ये शुरू में जो है ना ये चीज़ होनी थी किसी वक्त, क्योंकि ये जो बोला जो पॉइंट था वो भी इतना क्लियर नहीं था, और ईरान वो जो अपना कंट्रोल है वो गिव अप करने के लिए भी तैयार नहीं है किसी तरह। और ये अब देखना ये कि ये किस रुख पे डिसाइड होती है चीज़, और क्या ये ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेट होके तो इंटायर प्रोसेस को थ्रेटन करती है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि जो है ना इससे जाहिर है कि एक मुश्किल सिचुएशन तो बनेगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा ये है कि दोनों साइड्स अभी इस MOU को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए अब ये मरहले आते रहेंगे, ये मुश्किलात आएंगी, लेकिन किसी न किसी तरह हल होके आगे जाएगा। ठीक है जौहर साहब। लेकिन ये भी है कि ये मसला कोई इतना आसान भी नहीं है कि ये एक बार हल हो गया तो हल हो गया, ये बार बार आता रहेगा किसी न किसी सूरत में। अब तो लेकिन जो है ना जो अहम चीज़ है, इससे भी ज़्यादा जो क्रिटिकल होगा वो होगा जब न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वो मेक और ब्रेक होगा इस मायदे के लिए जो अभी इब्तिदाई मायदा हुआ। जौहर साहब, हारिस साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। हारिस साहब, जिस तरह जौहर साहब ने भी जिक्र किया, हम भी देख रहे हैं कि दोनों चाह नहीं रहे हैं इस मुआहदे से बाहर निकलना, मुज़ाकरात की टेबल पर भी आते हैं, फिर सालसी भी कोशिश करते हैं, फिर जब सालसी इतने दिल से कोशिश कर रहे होते हैं, फिर ये दोनों फरीक जो है एक दूसरे पर हमला कर देते हैं,
तो क्या ये दोनों फरीक कहीं ना कहीं सीरियस हैं भी और नहीं भी आपके ख्याल में, या फिर इनको कोई उकसा रहा है, कोई बीच में स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है? क्या समझ आ रही है आपको इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए आरिफ साहब? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात यह है कि वो अक्सर प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो और उसके बाद उसको आप एक्स के ऊपर डाल देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। उस पर फिर ईरान की सिर्फ बयानबाजी आ जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर ट्रंप को अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो क्या अपने अवाम को क्या बताएं कि जो लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी, क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल किया, क्या खोया। क्योंकि साहब ये अमेरिका में यही चल रहा है कि ईरान ये इजराइल की लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी डाउन हुई है। अवाम अमेरिकन पब्लिक की बड़ी वो इन्फ्लेशन, गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये। लेकिन द होल वर्ल्ड ओनली इजराइल के अलावा तमाम दुनिया चाहती है लड़ाई नहीं, एंड दैट इज द प्रेशर ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प कि ही हैड टू कम टू दिस टर्म्स। और ईरान की अच्छी डील हुई है, उसको देखे ना, अगर ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो रही हैं, उसको ऑयल और गैस बेचने की इजाज़त मिल रही है, उनके एसेट्स डीप फ्रीज हो रहे हैं, उसके बाद उनको ये रेजोल्यूशन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आ रहा है, दैट मीन ये ठंडीफाइड होगा, इसको यूनिलेटरी वो ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक ऐसी बात है उसकी न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन की, वो अगर देखें तो वो भी वो कह रहे हैं डिले कर रहे हैं। डिले करने का भी मकसद है उनका, दे वांट के पहले इकोनॉमिक सैंक्शन जो हट रही हैं और ऑयल गैस बेच रहे हैं, उससे जो इकोनॉमिक फ़ायदा होगा उसका ट्रिकलिंग इफेक्ट जाके पब्लिक को भी होगा। जब पब्लिक खुशहाल होती है, पब्लिक को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने और रिपब्लिकन गार्ड ने एक अच्छा फैसला किया है, तो देन अगर वो न्यूक्लियर के बारे में डील एंड में करेंगे तो अवाम एक्सेप्ट कर लेगी। दैट इज द पर्पस, वो कह रहे हैं एंड में इसको लेके जाएंगे। ये भी एक वन ऑफ द रीजन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो ये हो सकता है, इसलिए इस मौके के ऊपर अमेरिकन को भी चाहिए। ईरान को देखें ना, ईरान बेनिफिशियरी है, लेकिन ये उनके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिनको ये नहीं करना, या वो अमेरिका को वार्न कर देते कि जी आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ये सिंगापुर जहाज फलां जगह से इतने एंगल डिग्री पे ये आ रहा है, इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वी डोंट वांट टू अलाउ इट, आप इसको रोकें। या पाकिस्तान या तुर्की या कतर को कह देते, ताकि जब ये आप स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट भी ऐसे ही रहते हैं, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज हम नहीं चलने देंगे, ये हमारा कंट्रोल है। फॉर द टाइमिंग कीप द पिच डाउन डिस्कशन, क्योंकि ये अभी मसल फ्लेक्सिंग करनी, पोस्टरिंग करनी, प्रेशर टैक्टिस करना, वो चलता रहेगा जब तक ये नेगोशिएशन टेक्निकली करेंगी। बात ये कि कहीं ना कहीं इसको एंड करने की जरूरत है। ये दुनिया इस वक्त क्राइसिस से गुजरी है और गुजरेगी अगर खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो गई। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में पाकिस्तान, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात की, हम श्योर यही टॉपिक डिस्कस हुआ होगा। फील्ड मार्शल शायद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बात करेंगे तो डिफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं, सीज़फायर चल रही है, बातचीत हो रही है, आई थिंक स्टिल पॉजिटिव एंड वी शुड नॉट। ठीक है, स्टिल पॉजिटिव साइन आपको लग रहे हैं।